जमा करने का प्रोसेस। अरे बेटा अभी असाइनमेंट बना लिए तूने? पहले मुझे बता। गुड नहीं मॉर्निंग। जिस दिन प्रैक्टिकल होएगी उसी दिन आप अपने असाइनमेंट सबमिट करवाओगे। ओके मैम, थैंक्स। मैम प्रैक्टिकल देने के लिए वहाँ आना पड़ेगा ना? हाँ जी, कॉलेज में ही आएगी, कॉलेज में ही होता है बेटा प्रैक्टिकल। मुस्कान जरा अपना कैमरा ऑन करना बेटे। मैम नीतू मैम बोल रही थी पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे और वो एसपी मतलब वो पोस्ट ऑफिस में डाल के उसको मतलब भेजा जाएगा मैम। तो बेटा पार्सल आशुतोष को आप नीतू मैम से देखो भाई कैसे क्या करना है। नीतू मैम से पूछो, अगर आपने उनसे पूछा है तो आप उनसे पूछ लीजिए कैसे क्या भेजना है। मैम प्रैक्टिकल का भी बता दीजिएगा कैसे होगा। मैम क्लास कंटिन्यू कीजिए। हाँ कंटिन्यू ही कर रहे हैं बेटा। नहीं ये सब तो बाद में भी पता कर सकते हैं ना। अरे मुस्कान मैम से कंफर्म करना था, मैम से सिर्फ आइडिया लेना था। क्योंकि कुछ बातें ऑफलाइन की है तो यहाँ पे ऑनलाइन क्यों करना। मैम से डिस्कशन नहीं कर सकते हैं क्या? अरे बेटा लास्ट में कर लेना डिस्कशन, क्योंकि फिर ये ना फिर टॉपिक करने का पढ़ने का मन नहीं करता ना। ठीक है मैम, ठीक। हाँ मैं पहले अपना टॉपिक कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद पूछ लेना मेरे से क्या पूछना है आपको। यस मैम। ठीक है, मैंने घर से कुछ आज कितने बच्चे कम है क्लास में, मैंने ज्यादा काम दे दिया था क्या? नहीं मैम। और क्या इतने कम बच्चे हैं क्लास में? मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ने को दिए थे, आज उन्हीं के बारे में आपसे पूछूंगी मैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। निकालो 3 टॉपिक दिए थे ना, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड टीचिंग। जस्ट अ सेकंड बेटे। ठीक है भाई, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड टीम टीचिंग। तो सबसे पहले आ जाइए आप लेक्चर मेथड पे। कितने बच्चों ने पढ़ा है घर पे? मैम पढ़ा है बट मुझे लगा बस आपने लेक्चर मैटर बोला है पढ़ने के लिए। नहीं 3 दिए थे बेटे। जी मैम आपने 3 दिए थे। मैम पेज नंबर बता दीजिए हिंदी में बालाजी वाली बुक में। पेज नंबर है बेटा, लेक्चर मेथड का पेज नंबर 82। क्या मैम? पेज नंबर 82। ओके। वो पूछ रही हूँ मैं, जो आपका इंग्लिश मीडियम में ये अंजलि ने बता दिया है, पेज नंबर 64। आज पहले जो मैंने आपको कहा था उसके बारे में पूछ रही हूँ, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नहीं तो अभी हम आए हैं सिर्फ एक रूरल कंटेनमेंट अटेनमेंट मॉडल हुआ है हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग में।
और आगे के 3 मॉडल अभी रहते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल आपको लास्ट क्लास में जो घर के लिए होमवर्क दिया था, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, उसके बारे में पूछ रही हूँ। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर रही हूँ। किस बच्चे ने पढ़ा था लेक्चर मेथड? जी मैम पढ़ा है। बताओ क्या होता है लेक्चर मेथड? लेक्चर मेथड उसे कहते हैं जब किसी लेसन को इजी एंड इफेक्टिव तरीके से लेक्चर के द्वारा बताया जाए। बस इतनी सी बात थी। मेरे से तो तुम इतना बड़ा पढ़वाते हो, खुद एक लाइन कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन को। मैम आप टीचर है ना, हम लोग लेक्चर अभी मेथड अलग अलग विधि द्वारा अलग अलग प्रकार से बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। टीचर द्वारा बालक को जो भी उसका मुख्य स्रोत रहता है, टीचर उसे भाषण के रूप में विषय वस्तु का स्पष्टीकरण पेज देता है। नंबर मैडम। मैडम पेज नंबर 82 है मैडम। तुम्हारे आप लोग ये जो उधर से बिहार की साइड से, इनकी ट्यून अलग है ना, हमारी ट्यून अलग है। मैम लेक्चर मेथड डिस्कस हो रहा है क्या? हाँ जी जी, ये मैं पूछ रही हूँ बेटा। देखो बेटा, लेक्चर में तो मैंने आपको घर से पढ़ने के लिए दिया था, एक बार बता देती हूँ। जो हमारी टीचिंग में क्या होते हैं, अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं पढ़ाने के दौरान। जो हमारा लेक्चर मेथड है, इसमें क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, आपका एक लेक्चर मेथड है। ये क्या है, हमारा सबसे पुराना मेथड होता है। प्राचीन समय में जब ऋषि मुनि भी क्या देते थे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो वो इसी मेथड से पढ़ाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो टीचर है वह अपने बच्चों को जो लेसन पढ़ा रहा है, जो समझा रहा है, वह बोलकर उन्हें समझा रहा है। ठीक है, और उसको अपने भाषण के तौर पर उन्हें डिलीवर कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, जो टीचर होता है उसका रोल मेन होता है। टीचर क्या है, क्लास में जब तक उसका लेक्चर, जब तक उसका वो पढ़ाने का क्रिया खत्म नहीं हो जाती है, तब तक बच्चा बीच में नहीं बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, टीचर की भूमिका मेन होती है। इसको हम क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, विषय उसके पास इसमें क्या करता है, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में टीचर क्या करता है, उस चीज को प्रेजेंट करता है, उसको क्या करता है, उसको आपको समझाता है। और छात्र दिए गए व्याख्यान से, जो स्टूडेंट है, जो उन्होंने जो क्लासरूम में जो लेक्चर सुना है, उसे वह सुनते के अपना ज्ञान ग्रहण करते हैं। जो टॉपिक है उसके बारे में उसको क्लैरिटी करते हैं। अगर बीच में शंका होती है, अगर बच्चे को क्या होती है, अगर समझ में नहीं आया है, तो बच्चा उसके बारे में दोबारा से अपने टीचर से, अपने गुरु से पूछ सकता है। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो लेक्चर मेथड के दौरान भी टीचर क्या कर सकता है, ब्लैक बोर्ड का, चार्ट का, मैप आदि का, आदि जो टीचिंग मटेरियल है उनका यूज कर सकता है। इस प्रकार का जो मेथड होता है, ये कहाँ पर है, जो हमारी हायर क्लासेस होते हैं उसमें ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपके हैं एक जेम्स एस्टली के अकॉर्डिंग, लेक्चर एक टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर क्या है, किसी विशिष्ट, टीचर क्या है, किसी स्पेशल प्रकरण अथवा समस्या पर सावधानी पूर्वक एक प्लान तरीके से एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर फॉर्मल रूप से प्रस्तुत करता है। क्या है भाई, लेक्चर टीचिंग की एक टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर क्या है, अपनी एबिलिटी के आधार पर क्या है, कोई भी समस्या होती है उसके ऊपर पहले से प्लान किया हुआ अपना जो लेक्चर है वह फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए लेक्चर मेथड का मीनिंग क्लियर हुआ? बिल्कुल इजी है, इसीलिए आपको घर से पढ़ने के लिए दिया था। सबने पढ़ा था? जी मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, मीनिंग क्लियर है। उसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेक्चर मेथड। बताइए इसकी विशेषताएं क्या क्या है? मैम ये इकोनॉमिकल होता है, इसमें एक लेक्चरर जो है 30-40 स्टूडेंट्स को अटेंड कर सकता है। हाँ जी,
और बेटर क्लैरिफिकेशन ऑफ द टॉपिक्स, बिकॉज वो क्लास में मतलब डिस्कशंस भी हो जाती हैं। कभी कभी अगर किसी डाउट, बच्चों को कोई डाउट है तो फिर वो सारे स्टूडेंट्स को ना क्लैरिटी मिल जाती है टॉपिक्स के रिगार्डिंग। इसमें क्या है, इसमें विषय इजी और वस्तु को कन्वीनियंट है। संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इजी और कन्वीनियंट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की जरूरत नहीं पड़ती। और टीचर क्या होता है, इसके दौरान टीचर एक्टिव रहता है और जो स्टूडेंट है वे पैसिव रहते हैं, यानी कि बच्चे सिर्फ सुनते हैं। ऑब्जेक्टिव बताइए, क्या उद्देश्य है भाई लेक्चर मेथड को अपनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि किस तरीके से बच्चा उस चीज को, इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। दूसरा है प्रमोशन ऑफ थॉट, कि उसको सुनने के बाद उसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है। तीसरा है चेंज इन एटीट्यूड्स, कि लेक्चर देने के बाद उस बच्चे के अंदर किस तरीके के बिहेवियरल या उसके एटीट्यूड में कैसा चेंज आ रहा है, उसे समझ आया या नहीं आया। और फोर्थ पॉइंट है रीइंफोर्सिंग एक्सेप्टेड वैल्यूज, मतलब कि जो उसने समझा वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके अंदर कंसेप्ट बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ। हाँ जी। उसके बाद बच्चों बताइए मेरिट क्या क्या है लेक्चर मेथड की। ये बेटा बिल्कुल इजी, इसलिए मैं नहीं समझा रही, इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ। मेरिट्स तो मैं अभी बताया ना, इकोनॉमिकल, बेटर क्लैरिफिकेशन और इजी कन्वीनियंट। और बताइए। और मैम इट कैन अराउज इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, लाइक टीचर उसे अगर स्टोरी वे में अगर कोई टॉपिक समझाता है तो चिल्ड्रन सारे थोड़े क्यूरियस होते हैं और ध्यान से सुनते हैं। इसमें टीचर पूरे प्रिपरेशन से आता है, जिससे बच्चों को समझने में आसानी होती है। हाँ जी। इसमें एक पॉइंट है कि ये सुटेबल टू इंस्ट्रक्टर है, मतलब जैसा कि आपने बोला मैम कि ये टीचर सेंटर्ड होता है, तो इसमें सिर्फ टीचर ही अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं और ज़्यादा बच्चों का इंटरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से टीचर के लिए हेल्पफुल है। अगर हम दूसरे केस में देखें तो जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स अलग से कोई भी सिली डाउट या कुछ भी टॉपिक्स ले आते हैं, तो उस वजह से वो टीचर के लिए कन्वीनियंट नहीं रहता। इसका एक पॉइंट है कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, तो टीचर छात्र मतलब स्टूडेंट पर कंट्रोल कर सकता है। और आपका सिलेबस जल्दी खत्म होता है ना? इसकी डीमेरिट बताइए। इसमें बच्चों को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती। ये जो टॉपिक कर रहे हो ना बेटा आप, लेक्चर मेथड, ये फलाना मेथड, ये इनमें से ना आपका जैसे अलग अलग दे दिया तो 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका। ये इंडियन कंडीशन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ये छोटे बच्चे इसको अच्छे से नहीं समझ सकते, लेकिन जो हाई स्कूल वगैरह में बच्चे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए इसका ये डिमेरिट है। It encourages one-way communication because listeners are the only passive students or something like that. हाँ जी। द स्टूडेंट बिकम पैसिव लिसनर, क्योंकि इसमें टीचर ही बोलता है और स्टूडेंट बस सुनते रहता है, तो उसका अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। एक्टिविटी का क्या हो जाता है, इसलिए अभाव हो जाता है, एक्टिविटी नहीं होती कोई भी, बच्चे को क्लास क्या लगती है, बोरिंग लगती है। चलो इट मीन्स मैं समझूं कि आपको लेक्चर मेथड इजीली आ गया। जी मैम। ये 4 नंबर के अकॉर्डिंग आएगा आपका। उसके बाद है नेक्स्ट दिया था मैंने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। अब इसमें बताओ किसने पढ़ा था? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रदर्शन, दिखाकर, कुछ दिखाकर सिखाना। जब हम बच्चे को पढ़ाते समय उसके सामने कोई भी मॉडल दिखा देते हैं या कोई पिक्चर वगैरह दिखा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका? डेमोन्स्ट्रेशन कहलाता है। इसमें बच्चे के सामने क्या होता है, जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट उनको क्या है, मूर्त शिक्षण प्रयुक्त होता है। इस विधि में हम क्या है, बच्चे को दिखाकर उसके माइंड में वो थॉट क्रिएट करते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज ले ली बड़ी, उसका हमने मॉडल दिखा दिया उसको इजीली। जैसे आप ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स को ग्लोब दिखाते हो, तो ये क्या है, हमारी जो अर्थ है उसका मॉडल है, तो जिससे बच्चा क्या है समझने में इजी रहता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही क्या है, किसी चीज को दिखाकर समझाना। अब इसको एलोबरेट करो आप लोग। बिल्कुल छोटा सा है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। बताइए, आप लोगों ने पढ़ा था आज? आज पूरी क्लास तुम लोगों से ही पढ़वानी है मैंने। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ हम तब भी कर सकते हैं जब स्टूडेंट्स को थ्योरी समझने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है, तो उस टाइम पे हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके उसे डेमोन्स्ट्रेट करके समझा सकते हैं। हाँ जी। It involves various senses to make the learning permanent. जितनी ज़्यादा senses यूज होंगी उतनी ज़्यादा हमें उस चीज़ को रिटेन कर पाएंगे, टॉपिक्स को, और अच्छे से समझ पाएंगे। Like hearing, seeing, touching. हाँ जी। और इसमें क्या होता है हमारा भाई, छात्र क्या रहते हैं इसमें, जब हम कोई भी चीज दिखाते हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। अब देखो लेक्चर मेथड में तो बच्चे क्या थे, पैसिव पड़े थे, वो सिर्फ सुन रहे थे टीचर को। यहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि बच्चा देखता है उन चीजों को और फिर समझता है। बच्चे के मन में क्या है, एक क्यूरियोसिटी, पता नहीं अब क्या है, कैसा दिखता है, ये क्या क्या दिखाएगा सर आज, ठीक है, क्या दिखाएगी मैडम आज, ये सारी चीजें। बच्चे की जो क्या है मेमोरी लेवल, इसमें क्या होती है, चीजें क्या है जो मेमोरी में होती है, जो कल्पना पर निर्भर रहने के कारण वस्तु को क्या है मूर्त रूप से देख सकते हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। जो बालकों का जो साइंटिफिक दृष्टिकोण है वो डेवलप होता है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। इसमें क्या है, जो टीचर है और जो स्टूडेंट है, दोनों के दोनों इसमें क्या कर रहे हैं, अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं, और दोनों का क्या है इसमें इंटरेस्ट बना हुआ। जब भी कोई चीज हम किसी मॉडल से सीखते हैं या कहीं से भी देखकर क्या करते हैं, उस चीज को दिखाकर जब हमें सिखाया जाता है। अब जैसे देखो स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास में आपको पूरी, अगर मान लो बच्चे को पोएम सिखानी है आपको, तो पूरी पोएम उसमें चला देते हो, बच्चा उसके साथ एंजॉय भी करता है और सीखता भी है, ठीक है। अब इसके बताइए क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है। मेरिट तो लेसी में होगी, डिमेरिट क्या है भाई? इसमें कोऑपरेशन होता है, वही प्यूपिल टीचिंग का। हाँ जी। और मैम ये वाला मेथड उस टाइम भी सूटेबल होता है, लाइक जैसे कि अगर हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाना है जिसे एक्चुअल में देखना पॉसिबल नहीं है, लाइक सोलर पैनल अगर दिखाना है, तो फिर उसका मॉडल के थ्रू उसको हम दिखा सकते हैं क्लास में, जो कि एक्चुअली दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो हाँ जी। आई मीन ठीक है, सोलर। और ये स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी डेवलप करता है, उन्हें मोटिवेट भी करता है ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे क्लास में। अब मुझे बताइए लेक्चर मेथड में और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या डिफरेंस है? वो टीचर सेंटर्ड होता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। हाँ जी। और इसमें लेक्चर के जरिए स्टूडेंट को इसमें लेक्चर के जरिए स्टूडेंट को समझाते हैं, और इसमें उसको प्रस्तुत करके समझाते हैं। हाँ, उसमें सिर्फ खाली आपका लेक्चर चलता है, उसमें बच्चे को पिक्चर दिखाकर या मॉडल दिखाकर समझाया जाता है। लेक्चर मेथड टीचर के लिए ज्यादा सुटेबल है और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बच्चों के लिए ज्यादा सुटेबल है। और लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में होती है। हाँ जी। वो थोड़ा हाँ बच्चे को समझना डिफिकल्ट हो जाता है लेक्चर मेथड, लेकिन जब उसको एक मॉडल दिखा दिया जाता है तो उन चीजों को इजीली समझ लेता है। उसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता है, लेकिन इसमें बच्चा एक्टिव होता है। हाँ जी। अब और देखो के लिए ये वाला मेथड ज्यादा सूटेबल है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हाँ जी। अब मुझे बताओ लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दोनों मेथड समझ में आ गए ना? यस मैम। जी मैम। ये दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, ये 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे आपके।
आगे एक टॉपिक और दिया था मैंने आपको फिर से करने के लिए, टीम टीचिंग। जब हम ग्रुप बना लेते हैं ना क्लास में बच्चों को कि भाई ये ग्रुप और मान लीजिए कोई इंटेलिजेंट बच्चों के साथ हमने 2 नॉर्मल बच्चों को बिठा दिया और उनका ग्रुप बना दिया, तो आपको अब इसी के बारे में बताना है मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय टीम टीचिंग, डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस। टीम टीचिंग क्या होती है? मतलब ग्रुप में पढ़ना। हाँ जी हाँ टीम जी, टीचिंग किसने पढ़ा था ये? किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो मैं करवाती हूँ। टीम टीचिंग तो मैम यही होगी ना, जब टीचर्स स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं, उन्हें उन्हें कोई टास्क दे देते हैं साथ में परफॉर्म करने के लिए, या कोई भी टॉपिक दे देते हैं, तो साथ में किसी चीज को करने को टीम टीचिंग कहते हैं। और इसमें ये भी होता है कि अलग अलग बच्चे अपने अलग डिफरेंट आइडियाज शेयर करेंगे, तो बच्चे उनसे भी इंटरेक्ट होते हैं, उन्हें पता चलता है कि हाँ, इस काम को करने के और भी कई ऑप्शन हैं, कई तरीके हैं। और मैम टॉपिक की फुल कवरेज होती है, लाइक हमें हर एक एंगल से उस टॉपिक को ऑलमोस्ट सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। हाँ जी, अब जैसे अब आप कभी कोई किसी टॉपिक को बता रहा है, कोई कहीं से बता रहा है, ये भी टीम टीचिंग का एग्जांपल ले सकते हैं ना हम। यस मैम, एक प्रॉब्लम की कई सोल्यूशन है इससे। हाँ जी, इससे क्या होता है, ताकि कोई एक बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश ना करे क्लास में, है ना। यस मैम। हाँ सब मैम। बच्चों को क्या, सब बच्चों को इक्वल चांस मिल जाता है, फिर ना उनके अंदर एक ग्रुप की भावना आ जाती है, उनके अंदर अकेले की भावना नहीं रहती, उनको ये पता है मेरा ग्रुप जो फर्स्ट आएगा तो हम फर्स्ट आएंगे। कोऑपरेशन, यस मैम। हाँ जी, कोऑपरेशन की, हाँ जी, कोऑपरेशन की भावना भी विकसित करने के लिए अच्छा है। अब बताइए मुझे, टीम टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो क्या है आपका जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसमें सुधार लेकर आना, अध्यापकों और टीचर्स की जो भी इंटरेस्ट है, आपकी जो भी एबिलिटीज हैं, जो भी आपकी कैपेबिलिटी, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना, टीचर वर्ग में सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कोऑपरेशन की भावना को डेवलप करना बच्चों के अंदर, और दूसरा क्या है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट और जो भी क्षमता उनको भी क्या करना है, विकसित करना। बच्चों के अंदर क्या है, जब ये होता है ना कि 2 बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं मेरे ग्रुप में, 2 बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी देख के क्या कर सकते हैं, काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके दोनों फायदे हो सकते हैं भाई, 2 बच्चे निकम्मे बच्चों के साथ बैठ के उनके जैसे निकम्मे भी हो सकते हैं, और वो निकम्मे बच्चे अच्छे भी हो सकते हैं। इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से इफेक्ट पड़ सकता है। मेन तो इसका ऑलमोस्ट तो पॉजिटिव ही पड़ता है। इसमें क्या है, आपको सब बच्चे अपने आइडियाज देंगे, जिससे क्या है उनकी जो प्रॉब्लम्स है बच्चे की वो जल्दी सोल्व हो जाती है। हो सकता है 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से 4 को ना आए, तो एक हो सकता है एक बच्चा उस प्रॉब्लम को सोल्व करके लाया हो, तो उनकी आपस में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। और क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? और क्या है, बेटर वे में जितने भी हम फैक्टर यूज कर रहे हैं टीचिंग में, उनका सही उपयोग हो जाता है। लर्निंग प्रोसेस के लिए उनको क्या है, एक इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट कर लेते हैं, वो उनके इंटरेस्ट योग्यता आवश्यकताओं से अधिक क्या होती है उनकी पूर्ति का सिद्धांत, विद्यार्थियों की संख्या में ये तो क्या है, इसके सिद्धांत दिए गए हैं कि हमारा टीम टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। तो टीम टीचिंग के लिए क्या है, तो उचित हमें क्या है, बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करने का सिद्धांत। दूसरा बताया गया इसने सर्वोत्तम ढंग से फैक्टर्स का उपयोग करने का सिद्धांत। तीसरा बताया इसने ग्रुप के अंदर क्या है, आपकी कोऑपरेशन की भावना को डेवलप करने का सिद्धांत। आगे बताया इसने जो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी और उनकी नीड का अधिक से अधिक उनको सेटिस्फाई करके इसका सिद्धांत। विद्यार्थियों के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनकी संख्या में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी लाने का सिद्धांत, यानी कि ये नहीं है कि हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया कि 4 बच्चे एक ग्रुप में रहेंगे। भाई हो सकता है उस ग्रुप में 5 भी हो जाए, या हो सकता है मैं 4 की बजाय को 3 भी कर दूँ। समय की फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, ठीक सदस्य के उचित चयन का सिद्धांत, यानी कि जब भी हमें टीम टीचिंग के लिए बिठाना है तो हमें बिल्कुल सही ढंग से क्या है, चूज करना है बच्चों की टीम, समुचित। उसके बाद क्या है इसमें ऑब्जर्वेशन और इवेल्युएशन का सिद्धांत।
इसमें लाभ होता है, क्योंकि अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और इवेल्युएशन यहाँ का पर ज्यादा काम किया जाता है। यहाँ पर क्या है, टीचर का मेन काम क्या रह जाता है, अपने बच्चे को, जिन जिन बच्चों का ग्रुप बनाया है उनको ऑब्जर्व करना और उनका इवेल्युएशन करना। और क्या है मेन, जो आपकी ग्रुप टीचिंग है, टीम टीचिंग है, उसके क्या क्या आपको प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। जो आपके जो स्टूडेंट है आपस में उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है, समूह में मंदबुद्धि बच्चों का भी एकीकरण हो जाता है, यानी कि अच्छे बच्चों के साथ जो बेचारे मंदबुद्धि बच्चे थे वो भी क्या है मिलने जुलने लग जाते हैं। इससे क्या है, टीचर का बोझ क्या है वो हल्का हो जाता है। पढ़ाना सिखाने में बच्चे को क्या होता है, लाभ होता है, क्योंकि एक बच्चा जो अच्छे से पढ़ा रहा है, जो अच्छा पढ़ता है और वो दूसरे बच्चे को बताता है तो बोलते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो वो अच्छा है, उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। बच्चा क्या है और अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देता है। यह साथ में किया हुआ कार्य साथ साथ चलता है, जिससे शिक्षण के सामने एक फॉर्मल ढंग से उसके आयोजन और मैनेजमेंट की मजबूरी नहीं रहती है। मतलब टीचर को यह फायदा हो जाता है कि वो टीम वाला क्या करेगा भाई, अगर उसका कोई भी दोस्त पीछे भी रह गया तो उसका भी साथ काम में उसको भी साथ साथ चलाता रहेगा। और बताओ क्या क्या हो सकता है, इसकी डीमेरिट क्या हो सकती है। बताओ डीमेरिट क्या हो सकते हैं इसके। डीमेरिट ये हो गई भाई, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ये प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग हो गया। जो अच्छा बच्चा है वो हो सकता है नालायक बच्चों के साथ, हमने जो उसकी टीम बनाई है तो वो और भी ज्यादा नालायक हो सकता है। ठीक है, तो जो ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसका तो टाइम एक्स्ट्रा लगता ही है इसमें। लेक्चर मेथड पहले से ही चला आ रहा है तो वो टीचर के लिए इजी होता है, तो उस उससे वो अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है, लेकिन ये उन टीचर के लिए अच्छा नहीं हो इसमें क्या सकता है, है। एक ऑब्जर्वेशन का काम ज्यादा बढ़ जाता है आपका, इवेल्युएट करना बच्चों के ऊपर, क्लास के अंदर क्या है, क्लास के अंदर उनको ऑब्जर्व करना, तो ये काम उसका ज्यादा बढ़ जाता है। और ठीक है, मैम ये अगर टीचर्स का ग्रुप है और कोई टीचर जो है लेस इफेक्टिव है या वो कम काम करता है, तो फिर दूसरे जो एक्चुअली में जो ज्यादा काम करते हैं वो थोड़े एनवियस से फील करेंगे या ऐसा नेग्लेक्टेड सा। हाँ जी। तो टीचर ये सबकी प्रोग्रेस नहीं देख पाता। तो ये भी क्या है आपका 4 मार्क्स से अकॉर्डिंग आएगा टीम टीचिंग। यानी कि ये जो आपके जितने पॉइंट है ना स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग में, आपका सिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टीम टीचिंग, ये सारे क्या है, ये सारे आपके 4 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से आपको लेक्चर मेथड समझ में आ गया है, डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ गया है, टीम टीचिंग समझ में आ गया है। अब वापस आ जाओ बुक में, तो आपकी बुक में तो भाई देखो आपका आगे ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड भी दे रखा है, प्रोजेक्ट मेथड भी दे रखा है, ऑब्जर्वेशन मेथड भी दे रखा है, नैरो मेथड भी दे रखा है, डिस्कशन मेथड, बुक में तो बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, लेकिन जो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, सिर्फ वही मेथड करना है। लक्ष्मी पब्लिकेशन में नहीं दिया हुआ है मैम। हाँ, अभी मैं वही देख रही हूँ, लक्ष्मी जी में दे रखा है, नहीं दे रखा। नहीं दे रखा है। इसमें मेरे ख्याल में 4, यही 4 दे रखे जो सिलेबस में है। हाँ बस यही। हाँ, बस यही 4 करने हैं, जो आगे आपके दे रखे हैं ना वो नहीं करने आपको। हाँ जी, टीचिंग के बाद खत्म है लक्ष्मी पब्लिकेशन वाले बुक में।
मैम सिलेबस में तो 5 मेथड है ना बस। हाँ तो यही 5 करने बेटा, जो लक्ष्मी की बुक है उसमें भी बस यही दे रखे हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा दे रखे हैं ना वो करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब वापस लास्ट वाले 3 हो गए हैं, तो ब्रेन स्टोर्मिंग वाले मेथड पे आ जाओ पीछे। निकाल लिया ब्रेन स्टोर्मिंग? मैम पेज नंबर क्या है? भाई ये बालाजी वाले में तो पेज नंबर 80 है, हिंदी मीडियम में। और आपका लक्ष्मी में है 120। इंग्लिश में 61 बताया है फ्रैक्शन। ब्रेन स्टोर्मिंग का मतलब क्या मैम चली गई क्या? पता नहीं मैम, तो दिख ही नहीं रही। यूनिट 2 शुरू हो गई है क्या? हाँ जी। हाँ जी बेटा, यूनिट सेकंड ही चल रही है हमारी। सेकंड के लिए लगा लो 4 करके हो गई है। मैम एक बार बता देंगी कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए हैं, क्योंकि मैं थी नहीं 3-4 दिन। यूनिट 2 में बेटा मॉडल का निकालना है, ब्रूनर कंसेप्ट मॉडल, उसके बाद तीनों को छोड़ दिए, मैंने एक बार बीच में स्किप कर दिए हैं। मैं अच्छा, पहले ब्रूनर के बाद मैम, ब्रूनर के बाद मैम कौन सा करवाई हैं आप? उसके बाद मैं लास्ट क्लास में जो किया था लेक्चर में डेमोन्स्ट्रेशन में तो टीचिंग जो घर से पढ़ने को दिया था वही करवाया था, बच्चों से सुनाया। मैं थी नहीं मैम। तो मैं अब उसी को कंप्लीट करवा रही हूँ, कंटिन्यू स्ट्रैटेजी को। कम से कम स्ट्रैटेजी वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मैम। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर आज इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना है आपको। सिमुलेशन ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी वॉइस बहुत रुक रही है, बहुत कट रही है मैम आपकी वॉइस। क्लियर नहीं आ रही है। आप अपना माइक ऑफ कर लो, अब आ जाएगा। तो जो स्ट्रैटेजी है ना आपके टीचिंग की, सिमुलेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आपका 4 मार्क्स में मिलेगा। तो अब लेक्चर मेथड भी बिल्कुल इजी था, डेमोन्स्ट्रेशन भी इजी था, टीम टीचिंग भी। अब इन 2 को और पढ़ के देख लेते हैं। अब आई भी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है भाई हमारा? देखो, जो भी हमारे दिमाग में कोई भी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारे जो क्रिएटिविटी को डेवलप करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंदर हमारे दिमाग में जब हम किसी भी चीज को लेकर अच्छे कोई नए नए आइडियाज आते हैं, नई नई चीजों के ऊपर आइडियाज लगाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, तो ये क्या है? हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की मुख्य जो कंसेप्ट है यह है कि एक व्यक्ति की
कंपैरिजन में व्यक्तियों का समूह अधिक विचार प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो मेथड है वो ये बोलता है कि अगर हम एक व्यक्ति की बजाय एक ग्रुप को सोचने का काम दें तो वो क्या कर सकता है, और ज्यादा हमारे सामने विचार प्रस्तुत कर सकता है। इस मेथड के अंतर्गत ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता है जो विद्यार्थी को क्या है, थिंकिंग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हलचल पैदा कर देता है, उसे अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। क्या बताया गया है भाई, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, हमारे दिमाग में जितने भी आइडियाज आते हैं, जो भी हम सोचते हैं, तो वो क्या है, हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये माना जाता है कि अगर हम एक व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम देते हैं और वही प्रॉब्लम हम 5 बंदों को बैठा कर देते हैं, तो सब क्या है, अपने अपने आइडियाज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, एक व्यक्ति की बजाय अगर 4 बंदों को प्रॉब्लम दी जाती है तो वो अपने अपने आइडियाज के अनुसार जल्दी इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, विद्यार्थी को क्या है, उसको सोचने के लिए विवश किया जाता है। मैंने कोई भी प्रॉब्लम दे दी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम ही क्या है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक को सोचे और करे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बच्चे को मोटिवेट किया जाता है। और ये जो मेथड है ये होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। हमने सिर्फ जस्ट बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी, एक सम दे दिया, भाई दिमाग लगा के उसको कैसे भी आपको ये कंप्लीट करना है। इसके अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके सामने क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम प्रस्तुत की जाती है। और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनका एक समूह बैठाकर उनसे क्या किया जाता है, विचार विमर्श करते हैं और चिंतन करते हैं, ठीक है। बच्चों को बैठा लिया, ठीक है, उनका मान लीजिए हमने क्विज कॉम्पिटिशन ही करवा दिया, या फिर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, उसके माध्यम से उस समस्या का, देखो यहाँ पर हम क्या क्विज नहीं बोल सकते, सिर्फ हम जस्ट उनको डिस्कशन करने के लिए बैठा लिया, क्विज नहीं हुआ, क्विज में तो कॉम्पिटिशन हो गई है। अब यहाँ पर क्या, बच्चों को डिस्कशन करने के लिए हम बैठा लेते हैं। एक प्रॉब्लम दी थी हमने, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने क्या करते हैं, जो उनकी थिंकिंग है, जो आइडियाज है उनको देते हैं। फिर उन आइडियाज के ऊपर क्या है, एनालिसिस किया जाता है, सिंथेसिस के माध्यम से उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न किया जाता है। इसके बाद विद्यार्थी स्वयं ही टीचर की गाइडलाइंस के द्वारा उसका इवेल्युएशन करता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों के कौन सी बुक में से पढ़ रहे हैं आप? बालाजी तो नहीं है ये शायद? हाँ, आज अब ये बालाजी ने अच्छा दे रखा है बेटा, समझ में आना चाहिए, तुम कहीं से भी कर लो। और ये जो है आपकी, ये जो मेथड है इसको डेवलप किया था 1960 में ओसबर्न ने, ठीक है। किसने दिया था भाई, ओसबर्न ने दिया था। और इसमें 2 प्रकार की मेंटल एक्टिविटीज को शामिल किया, एक तो है आपकी रचनात्मक और एक बताएगी इसने न्यायिक। इंग्लिश में देखिए क्या बोल रहा है। पेज नंबर कौन से में पढ़ा रही हूँ बेटा? पेज नंबर इसमें है आपका 80 है, बालाजी वाले हिंदी मीडियम में, और इसमें लक्ष्मी वाले में 120, और इंग्लिश वाले में मैं देख रही हूँ कौन सा है, 61 है बेटे, 61। हाँ जी। तीन बुक्स खोल रखे हैं, मेरा जहां से मन कर रहा है मैं वहीं से पढ़ा देती हूँ। अब देखो भाई, अगर देखा जाए तो मेन ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा बच्चे की जो थिंकिंग पावर है उसको डेवलप किया जाता है। क्योंकि अगर देखो मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन दूंगी करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं तो अपने दिमाग को लगाओगे ना उसको सोल्व करने के लिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने बच्चे के अंदर जो थिंकिंग पावर है उसको डेवलप करना, सोचने की क्षमता को उसको बढ़ाना, ठीक है। इसको हम क्या है, एक सरल मेथड है, उदाहरण दिया गया उसने, एक विद्यालय में एक नई क्या है आपकी लैब है जिसमें फर्नीचर से संबंधित व्यवस्था करना। अध्यापक अपनी कक्षा में इस समस्या को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब विद्यार्थियों के मस्तिष्क में चिंतन के द्वारा इस समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के विचार आएंगे, जैसे विद्यालय में पड़े पुराने फर्नीचर को ठीक करवा कर उपयोग में लाना चाहिए, लकड़ी खरीद कर फर्नीचर बनवाना चाहिए, विद्यार्थियों से फर्नीचर बनवाने हेतु पैसे एकत्रित कर लेना चाहिए, विद्यालय में सरप्लस पड़े फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए, बाजार से दान से पैसा या राशि एकत्रित कर लेनी चाहिए। विद्यार्थी के मस्तिष्क में इस समस्या के संबंध में आए महत्वपूर्ण विचारों को
अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता चला जाता है और अंत में विद्यार्थी द्वारा दिए गए इन समस्त विचारों को एनालिसिस करता है और विद्यार्थियों की सहमति से अध्यापक किसी परिणाम पर पहुंचेगा। इस प्रकार की समस्या के संबंध में एक उचित हल सबके सामने आ जाएगा। समस्या के संबंध में निकाला गया यह हल समस्या विद्यार्थियों के स्वयं के चिंतन का परिणाम है। अतः इस प्रकार अन्य क्रियाओं को नियंत्रण करने पर विद्यार्थी के मस्तिष्क में चिंतन की क्षमता विकसित होती चली जाती है और मस्तिष्क और क्या हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है। अब देखो भाई, इसने एक एग्जांपल लिया। एक टीचर ने अपनी क्लास में पूछा कि भाई हमने जो नई लैब बनवाई है तो उसमें हमें फर्नीचर की सेटिंग करनी है, तो फर्नीचर की सेटिंग करनी है तो सब बच्चों ने क्या है अपने अपने आइडियाज और व्यूज दिए जो आपने अभी सुने यहाँ पर। किसी ने कहा कि नया फर्नीचर बनवा लीजिए, किसी ने कहा कि सॉरी बेटा मेरी बार बार क्लास मैम चली गई क्या? अरे नहीं चली गई, मैं नहीं है। हेलो मैम। हेलो, बीच में बेटा डिस्टर्बेंस हो रखी है बार बार। कोई आ रहा होगा कॉलेज में तो वो बार बार पूछ रहा कहाँ है। अब देखो भाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? किसी एक प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से लेना सो दैट हम बेस्ट वन पिक कर पाएं या अलग अलग अप्रोच का पता चले हमें। हाँ जी, अगर मेन देखा जाए तो हमारे माइंड में जो भी न्यू आइडिया आते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाते हैं। ठीक और है, इसके थ्रू हम स्टूडेंट के थिंकिंग पावर को भी डेवलप कर सकते हैं। हाँ जी, मेन इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है? अपने अपना जो ये बच्चा है, जिसके बच्चा का कोई भी है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या है? उसकी जो थिंकिंग पावर है उसको डेवलप करना है। उसके सामने कोई भी उसको प्रॉब्लम दे देते हैं और उस प्रॉब्लम के लिए बच्चे क्या करते हैं? अलग अलग क्या करते हैं? अपने आइडियाज देते हैं। ठीक है, मैम शॉर्ट में इसको ये बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी को डेवलप करना ही ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। हाँ जी, क्रिएटिविटी को डेवलप करना और बच्चे के अंदर जो न्यू आइडियाज है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। तो क्रिएटिविटी तो वही हुआ ना, न्यू आइडिया। अब ऐसे तो आपका दूसरे ग्रुप में क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन भी है ना? टीचर का बोझ हल्का हो जाता है। हाँ, फिर कंफ्यूज हो गए ना वहाँ पे। जी मैम। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पर क्या है आपकी, इसमें दो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसके दी है। एक तो आपकी पेज वे थॉम्स के अकॉर्डिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग संभव समाधान खोजने की एक टेक्निक है। जो आपके पेज या थॉमस है वो ये बोलते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारा क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की क्या है? एक टेक्निक है जिसमें भाग लेने वालों को खास करके अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें क्या है जो भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए जिन जिन को पार्टिसिपेट किया है उनको अपने अपने आइडियाज क्या करने होते हैं? प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, आप देखो कोई भी मीटिंग होती है किसी भी वस्तु की चीज पर आपका क्या होता है? सहमति जतानी होती है। मान लीजिए आप चलो पॉलिटिकल पार्टी का ही देख लीजिए। अगर कोई भी नया कानून पास करना है तो पहले सबके क्या लिए जाते हैं? सबकी राय ली जाती है उसके ऊपर। ठीक है,
आप अपने घर में ही देख लो, अगर कोई काम करना है तो उसके ऊपर भी घर वाले सबसे बिठा के, कोई नई चीज खरीदनी है या मान लो घर ही बनवाना है आपने, तो उसके ऊपर भी क्या है, सबकी राय ली जाती है, भाई कैसे क्या करें, ठीक है। तो किसी भी एक विशेष प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजने की ये टेक्निक है, जिसमें क्या है, पार्टिसिपेट करने वाला अपने अपने माइंड से उसका क्या देता है, सुझाव प्रस्तुत करता है। अब इसमें क्या बताया गया है भाई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या बताया गया है। ये जो मेथड है ये एक साइकोलॉजिस्ट सिद्धांतों पर आधारित है। विद्यार्थी की क्या है, जो बच्चे की क्या है, थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, बच्चे को क्या बनाता है, समस्या के समाधान ओरिएंटेड, यानी कि प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आई थी उसको सोल्व करने की शक्ति उसके अंदर जगाता है, उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। बच्चों की जो क्रिएटिविटी की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। बच्चों को क्या है, इंडिपेंडेंट तरीके से सोच कर किसी चीज का रिजल्ट निकालने की तरफ उसको क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है। ये बच्चे के क्या है, जो भी अफेक्टिव डोमेन है, जो भी कॉग्निटिव डोमेन है, दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, क्योंकि बच्चा क्या है, अपने दिमाग का भी यूज कर रहा है और अपने एक्सप्रेशन का भी इसमें यूज कर रहा है। इस मेथड के द्वारा क्या होता है, हमारा एक ग्रुप थिंकिंग व विचार विमर्श डिस्कशन द्वारा अच्छे विचार सामने आते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा शिक्षार्थियों में सामूहिकता की भावना की उत्पत्ति होती है, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक, हम ये मानते हैं कि एक बंदा इतना नहीं जितना कि हम बाकी सबकी सलाह ले से, यानी कि ग्रुप की जो भावना होती है वो बच्चे के अंदर डेवलप होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? जी मैम। उसके बाद दे रखी है इसकी लिमिटेशन दे रखी है। सॉरी, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसकी मेरिट और डीमेरिट। मेरिट में क्या क्या बताया गया है भाई, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब मैंने किसी बच्चे को कोई काम दिया ना तो उसका उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। विद्यार्थी क्या है, अगर बच्चा क्या है, अगर मैंने कोई काम दिया तो बच्चा क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा उस काम को लेकर, ठीक है, एक्टिव तरीके से भाग लेना, और जो उसकी इमेजिनेशन की जो पावर है वो डेवलप होएगी। बच्चे के अंदर नए नए जो भी आइडियाज हैं, जो भी आपके चिंतन है या जो भी निष्कर्ष है, उसके डेवलपमेंट में सहायक होते हैं कि नए आइडियाज लेके आने में बच्चा क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है उसकी, कि उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आ रहे हैं। वो क्या है, जो भी प्रॉब्लम है उसके नए नए समाधान ढूंढने में सहायक होता है। इसमें टीचिंग का मनोवैज्ञानिक व शैक्षणिक आधार होता है। टीचर में साइकोलॉजिस्ट और हमारा क्या है, एजुकेशनल बेसिस इसमें शामिल होते हैं। आगे बताई गई है इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या बताया गया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रयोग केवल टीचर्स द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस मेथड के अंतर्गत टीचर को यह पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि सभी जितने भी शिक्षार्थियों को विचार प्रस्तुत करने के समान अवसर प्राप्त होगा। यानी कि ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है यहाँ पर केवल टीचर्स के द्वारा ही किया जा रहा है और सभी टीचर्स को ही विचार प्रस्तुत करने के समान अवसर मिलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को अवसर नहीं मिल पा रहा है। शर्मीले शिक्षार्थियों को अध्यापक के द्वारा उचित, अरे नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया, शिक्षकों द्वारा किया जाता है। जितने भी शिक्षार्थी हैं, ठीक है, उनके विचार प्रस्तुत करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। शर्मीले शिक्षार्थी को अध्यापक के द्वारा उचित प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे वे भी इस समस्या, भाई मैं लिमिटेशन पढ़ने की बजाय ना सजेशन पढ़ने लगती, सॉरी, लिमिटेशन की बजाय मैं सजेशन पढ़ने लगी, तभी तो बोल रही हूँ कहाँ पे। अब देखो भाई, अभी मेरे को ये बताओ, इसका मीनिंग क्लियर हुआ है आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का? जी मैम। इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, समझ में आ गई। इसकी मेरिट भी। डीमेरिट देखो, डीमेरिट में ये बताया गया है, इसके लिए क्या है, अगर हम हमारा टीचर, इसके लिए हमारे टीचर का योग्य होना आवश्यक है, नहीं तो हमारी ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली है प्रोसेस, इसका क्या है, अच्छे से संचालन नहीं हो पाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं वो कोई आइडिया प्रस्तुत नहीं कर पाते, जिससे क्या है, उनका जो मोरल है वो और भी डीमोटिवेट हो जाता है। केवल उच्च स्तर की जो हमारे क्लासरूम में सिर्फ उन्हीं के लिए क्या है, ये यूजफुल है मेथड। और जो बच्चा क्या है, शर्मिला होता है, वह इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता, जो बच्चा बोल नहीं पाता है, ठीक है, हेजिटेशन होती है जिस बच्चे को, वो क्या है, इसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। शिक्षक द्वारा क्या होता है, इसके अंदर पक्षपात और प्रोत्साहन की संभावना रहती है,
जिससे क्या है टीचर के ऊपर, शिक्षार्थी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। सबसे पहले तो क्या भाई हमारे टीचर के अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि जो बच्चों के अंदर ये पावर डेवलप कर सके। दूसरी बात बताई गई है सिर्फ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो आगे आगे बोलते रहेंगे, और जो बच्चे बेचारे एवरेज हैं या थोड़ा वीक बच्चे हैं जिनके अंदर हेजिटेशन है, उनकी हेजिटेशन नहीं खुल पाती है, वो शर्माते ही रहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है टीचर की भी इससे क्या है पक्षपात की संभावना बनी रहती है, क्योंकि हो सकता है कि क्लास में टीचर जो उसके फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा मौका दे। तो ये थी इसकी लिमिटेशन। और इसने पूछा है आपका हम क्या क्या सजेशन दे सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के उचित प्रयोग हेतु। एक तो ये क्या क्या बताया गया भाई, सभी शिक्षकों द्वारा ये किया जाना चाहिए, सभी शिक्षकों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमें जितने भी हमारे बच्चे हैं उनसे सबसे विचार प्रस्तुत, उनको समान अवसर देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग को बढ़ाने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। एक तो टीचर आपका क्या होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, टीचर के अंदर, ताकि वह सब बच्चों के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला काम दे सके। दूसरा, टीचर को सब बच्चों को क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, चाहे बच्चा बोले ना बोले, एक एक बच्चे से उसके विचार लेने हैं। दूसरा बात क्या है, टीचर को बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करना है, सब बच्चों को एक समान लेकर। और सभी को क्या है, पहले टीचर का पूर्व शिक्षक का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों के चिंतन के आधार और बच्चे के अंदर क्या है सोचने की पावर को डेवलप करना। बस यही बताया गया था आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर। ये किसके ऊपर फोकस रहता है, इसमें हमारा कॉग्निटिव और हमारे अफेक्टिव दोनों डोमेन क्या होते हैं, इससे अफेक्टेड होते हैं। और स्ट्रक्चर में क्या लिख सकते हैं, इसमें बोला गया है इसके अंदर विद्यार्थी के समूह एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और विद्यार्थी अपने अपने विचार प्रस्तुत करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, इसमें टीचिंग विधि का प्रयोग सभी विषयों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के लिए किया जा सकता है। स्टूडेंट में स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की डेवलपमेंट की ये विधि है। अब आगे बताया गया इसमें स्टेप 4 यूजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में हम कौन कौन से स्टेप यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम और उसके समक्ष पक्षों के बारे में विचार की योजना बनाना। सबसे पहले तो हमें एक प्रॉब्लम को सेट करना, उसके बाद है समस्याओं में मुख्य समस्या के साथ हो, फिर उसके बाद सबसे पहले तो हमने सारी प्रॉब्लम्स को लिखा, फिर एक अच्छी प्रॉब्लम को हमने क्या है उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बारे में हमने क्या है जो भी डाटा है उसको कलेक्ट किया, अपनी क्या है थिंकिंग पावर को बढ़ाया, उसको सुलझाने के लिए अलग अलग मेथड से हमने क्या है अपने डाटा को कलेक्ट किया है। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है उसका हमने क्या है स्वतंत्र, यानी कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हमने अपने माइंड से जितने भी आइडियाज हैं उनको लेकर किया है समस्या के समाधान के रूप में, फिर उसको जांचना, उसकी क्या करना है एनालिसिस करना और प्रैक्टिकल समाधानों को सिलेक्ट करना और समाधान में अंतिम क्या दिया रखा हमारा व्यवहारिक समाधान का चयन करना और लास्ट में जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको सिलेक्ट करना। तो ये था आपका क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। किस बच्चे की प्रॉब्लम है वो बता दीजिए, मैं दोबारा से बताऊं फिर। नहीं तो फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ, बताओ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। पर मैम रिपीट कर दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। बेटा एक बच्चा बोलना जरा बता दो जिसको अच्छे से क्लियर हो गया। मैम क्रिएटिविटी को डेवलप करना ही ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। शिखा तो क्रिएटिविटी के ऊपर अटकी पड़ी है तब से। मैम यही तो है डेफिनेशन। देखो भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या बताया गया है, सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो कंसेप्ट है वह आपका 1963 में ओसबर्न के द्वारा दिया गया है। उसने ये बोला है कि एक हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज के अंदर शामिल होती है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है और दूसरा क्या है न्यायिक, एक बात इसने ली है और इसने ये बोला गया है कि बच्चे के अंदर जो थिंकिंग नए नए आइडियाज को डेवलप कर सके, वो क्रिएटिविटी उसके अंदर उत्पन्न करनी है, उसको डेवलप करना है ताकि हम उसको कोई प्रॉब्लम दे सके
तो वह क्या है अपने आइडियाज के द्वारा उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। और इसमें ये माना गया है कि हम एक व्यक्ति की बजाय अगर ग्रुप में ये काम करवाते हैं तो वह ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति के आइडिया लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब 10 बंदों को एक ही प्रॉब्लम के लिए आइडियाज पूछे जाते हैं तो वह बड़ा इजीली क्या बता सकते हैं। तो हमारे पास 10 बंदों के अलग अलग आइडियाज हमारे पास आ जाते हैं, तो किसी न किसी का तो आइडिया काम करेगा। तो यही क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का अगर इजी सा मीनिंग देखे तो हमारे अंदर जो आइडियाज हैं दिमाग में उनको डेवलप करने की एक्टिविटी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें देखो एक एग्जांपल ले लिया कि एक टीचर ने अपनी क्लास में पूछा कि भाई जो हमने नई लैब साइंस लैब बनवाई है तो हमने उसमें फर्नीचर डालना है। तो बच्चों ने आइडिया दे दिया कि मैडम नया फर्नीचर बनवा लो। कुछ बच्चों ने आइडिया दे दिया कि मैडम जो पुराने वाला फर्नीचर है उसको यूज करवा लो। कुछ बच्चे ने बोला कि मैम जो बाहरी जो लकड़ियां पड़ी इनसे आप फर्नीचर बनवा लो। तो किसी ने कुछ तो हो सकता है किसी का तो आइडिया वहां पे काम आया होगा। ठीक है, तो दिमाग में नए नए आइडियाज आना और उन आइडियाज के द्वारा अपने प्रॉब्लम को सोल्व करना ही क्या कहलाता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। और उसके बाद इसके इसने मेरिट दी थी, इसके लाभ दिए थे क्या क्या होते हैं, और उसके बाद इसके डीमेरिट दी थी। ये चीजें आपको इसमें करनी है। हुआ कुछ मीनिंग क्लियर? जी मैम हो गया। अब मेरे ख्याल में 4 नंबर के इनमें से कोई भी आ जाए आप लिख के आ सकते हो 4 मार्क्स में। मैम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी 4 मार्क्स का है? हाँ जी 4 मार्क्स का ये जो जितनी भी स्ट्रेटेजी है ना आपकी ये 4 मार्क्स की है, पांचों के पांचों। इनमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके ये जो मॉडल दे रखे हैं ना, 4 मॉडल दे रखे हैं। ब्रूनर का दे रखा है मैस्टरी लर्निंग मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल या आपका ग्लेशियर बेसिक टीचिंग ग्लेशियर मॉडल, बेसिक। 4 में से 16 मार्क्स का बनेगा। ठीक है मैम। अगर मान लीजिए स्ट्रैटेजी में से वो 16 मार्क्स का बनाएगा तो उसमें वो आपको दे देगा 2 मेथड दे देगा एक साथ, अच्छा ठीक है 8 मैम। मार्क्स के करके, कि आपको दे दिया लेक्चर मेथड कंप्लीट दे दिया और उसके साथ एक और मेथड उसने दे दिया टीम टीचिंग बना दिया। ऐसे करके देगा अगर 16 मार्क्स। नहीं तो 4 मार्क्स का तो इसमें बिल्कुल 100% श्योर है कि इन पांचों में से 4 मार्क्स का जरूर बनेगा, क्योंकि आपका देखो ये जो मॉडल है मॉडल में से आपका ब्रूनर का, मैस्ट्री का, इंक्वायरी, ग्लेशियर, इसमें से 4 मार्क्स का नहीं बन रहा। ओके मैम। ठीक है, तो ये चारों क्लियर है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग। यस मैम। उसके बाद एक रहता है हमारा इसका पॉइंट सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब अनुकरणीय या अनुरूपित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? इस टीचिंग में मेथड, इसमें मुख्य तत्व, विशेषता तथा प्रक्रिया के विभिन्न पदों या सोपानों का वर्णन कीजिए। मैम पेज नंबर निकाल रहे बेटा तुमने सबको पेज नंबर है बेटा, इसमें दे रखा है आपका 78 पेज नंबर बालाजी वाले बुक में हिंदी मीडियम में, और इसमें 105 लक्ष्मी 57 और बालाजी के इंग्लिश वाले में 57। से पहले वाला ही है क्वेश्चन। मैम लक्ष्मी एप्लीकेशन में, लक्ष्मी वाले में इसमें 105। बेटा एक बच्चा पढ़ना जरा, इसमें से पढ़ना बालाजी वाले हिंदी मीडियम वाले से। सिमुलेशन वाला पढ़ना है। हाँ मैम सिमुलेशन वाला। हाँ जी इसमें दिया हुआ है, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण अभ्यास से पूर्व पाठ प्रदर्शन की परंपरा है। छात्र अध्यापकों के 1 या 2 पाठों का प्रदर्शन किया जाता है और उन्हें कक्षा शिक्षण के लिए भेजा जाता है। छात्र अध्यापक अनुकरण करने का प्रयास करते हैं और अपनी मौलिक क्षमताओं का प्रयोग नहीं करते हैं। कक्षा व्यवहारों का बोध नहीं होता है, इसलिए
उन्हें कक्षा शिक्षण में अधिक कठिनाइयाँ होती हैं, अपेक्षित शिक्षण व्यवहार का विकास नहीं होता है। अन्य व्यवस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों को पूर्व अभ्यास में रखा जाता है, तब उन्हें अपने व्यवसाय में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। शिक्षण व्यवसाय में पूर्व अभ्यास का अवसर नहीं दिया जाता है, जबकि व्यावसायिक कुशलता में यह अधिक आवश्यक है। इसी पूर्व अभ्यास को अनुकरणीय शिक्षण कहते हैं। इसका विवेचन यहाँ किया गया है। अनुकरणीय शिक्षण की धाराएं। इस प्रविधि का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुआ है। इसका विकास क्रुइक्सैंट ने अध्यापक प्रशिक्षण प्रणाली के लिए किया था। इसे नाटकीय प्रविधि भी कहते हैं। कार्ल अपिंसा तथा साथियों ने शिक्षक व्यवहार क्रम का विकास किया है। इस प्रविधि की प्रमुख धारणा यह है कि प्रभावशाली शिक्षक के लिए शिक्षक व्यवहार के कुछ प्रारूप आवश्यक होते हैं। इन शिक्षक व्यवहार के प्रारूपों का अभ्यास किया जा सकता है। अनुकरणीय प्रशिक्षण के तत्व। अनुकरणीय प्रशिक्षण की प्रक्रिया में अभ्यर्थी को 3 प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है। पहला शिक्षक की भूमिका, दूसरा छात्र की भूमिका और तीसरा निरीक्षक की भूमिका। क्रुइक्सैंट ने इन भूमिकाओं को शिक्षण प्रारूप में 3 तत्वों को महत्व दिया। पहला निदान, दूसरा प्रस्तुतिकरण और तीसरा मूल्यांकन। इन भूमिकाओं के संदर्भ में शिक्षण के तत्वों को प्रशिक्षण की प्रक्रिया को एक आकृति द्वारा, मैम सब पूरा पढ़ना है बस। चलो मैं बताती हूँ। अब भाई क्या बताया गया है, जो आपके सिमुलेशन स्ट्रेटजी है, देखो नाम से अनुकरणीय विधि। अनुकरण का मतलब होता है भाई इमिटेशन करना, किसी की नकल करना। तो यहाँ पर इस शब्द का ये अर्थ है कि जब हम किसी को क्या एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कोई काम करने का आभास करवाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, सिमुलेशन कहलाता है। मान लीजिए अब आप टीचर बनने वाले हो, तो आपको हम डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब ना देकर या कोई प्राइवेट टीचर जॉब ना देकर आपकी टीचिंग के दौरान एक ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो उसमें आपको चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, जब कोई डॉक्टरी का कोर्स करता है तो उसको हम उसको डायरेक्ट ऑपरेशन थोड़ी ना करवाते हैं, हम उससे नहीं करवाते ना। उसके सामने पहले एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे पहले वो उस चीज को करके देखता है, ठीक है। उसके बाद वह क्या करता है, उस चीज को अप्लाई करता है। पहले क्या है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में उसको वो चीज सिखाई जाती है। तो जैसे आपको कोई भी टीचिंग जॉब मिलने से पहले आप बीएड में जो ट्रेनिंग करोगे, तो उसमें आप क्या देख भी रहे हो और आप चीजें सीख रहे हो। वहां पर एक्चुअल में आप टीचिंग नहीं कर रहे, आप क्लासरूम में जाते हो, आप टीचर के साथ टीचर को देखते हो। तो ये चीजें क्या कहलाती है, आपकी सिमुलेशन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सिमुलेशन क्या होता है आपका। अनुकरणीय शिक्षण क्या है, अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण अभ्यास से पूर्व पाठ प्रदर्शन की परंपराएं अनुकरण करने का प्रयास करता है। देखो इसमें तो ये पूर्व अभ्यास में रखा है। इसमें ये बोला जाता है कि जब भी हम किसी भी बिजनेस में किसी भी ट्रेनिंग को भेजते हैं, तो उससे पहले उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आपकी सिमुलेशन बोल सकते हैं। तो अनुरूपण का मतलब होता है किसी चीज का आभास देना, उस चीज को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में पहले बच्चे को सिखाना और उसके बाद उसको रियल लाइफ में उपयोग करना। तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि वास्तविकता सिमुलेशन का अगर हम सिंपल में वर्ड में तो वास्तविकता का आभास कराना। क्या है इसका मीनिंग, वास्तविकता का आभास कराना, कि बच्चे को क्या है, हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की ऐसी सिचुएशन पैदा करना जहां पर उसे लगे कि मैं तो रियल में ये काम कर रहा हूं। तो वास्तविकता का आभास कराना क्या कहलाता है, आपका सिमुलेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है आपकी अनुभूति, इसमें आप ट्रेनिंग सभी कृत्रिम वातावरण का अभिनय करते हैं। वास्तव में टीचिंग का आभास देना होता है। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल कंडीशंस को संपन्न किए जाने वाला टीचिंग कार्य करते हैं और वास्तविक शिक्षण का आभास देते हैं। वास्तव में अनुरूपित शिक्षण से अभिप्राय अनुरूपित परिस्थितियों में संपन्न किए गए शिक्षण से है। सिमुलेशन टीचिंग का अभिप्राय हमारी जो एक आर्टिफिशियल जो सिचुएशन है उसके अंदर किए गए
शिक्षण से है, उसके अंदर की गई टीचिंग से है। ठीक है, इसमें वे सभी एक्टिविटी शामिल होती हैं जो आपके आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का निर्माण करती हैं, या वे सभी एक्टिविटीज में भाग लेने वाले आपके जो एक्सपीरियंस मिले हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसमें इस टीचिंग प्रोसेस में रोल प्लेइंग किया जाता है, जिसके माध्यम से टीचर क्या है, अलग अलग स्किल्स को सीखता है। यथार्थवत वह क्या है, अनुभूति ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, आपकी सोशल, समाज के साथ किस प्रकार से, ये सारी चीजें वह सीखता है। और जो आपका एक प्यूपल टीचर है, उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में एक विशिष्ट भूमिका को वास्तविक रूप देना होता है। तो भाई इसको ज्यादा अपने दिमाग को घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है आपका, इसमें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आपके बालाजी वाले बुक में कि शिक्षण अभ्यास से पूर्व पाठ प्रदर्शन की परंपरा है। तो इसमें आपको जस्ट ये मीनिंग है, अनुरूपण। सिमुलेशन का अर्थ होता है किसी चीज को रियलाइज करना, उसका आभास करना, कि जो आपकी रियल में भी ये चीज ऐसे होती है, उस चीज को पहले ही क्या है उसको रियलाइज करके देखना। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, सिमुलेशन कहलाता है। मैम इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सही दे रखा है। पता नहीं भाई, इसमें तो घुमा के दे रखा है। इसमें बस सीधा पहले ऐसे एग्जाम्पल दे दिया है कि सिमुलेशन का सबसे पहला यूज ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था। वो जो एयरफोर्स के थ्रू जो अटैक्स वगैरह करवाने थे, तो उनका पहले सिमुलेशन हुआ था, वही नकल करी गई थी एक क्लास के अंदर कि कैसे करना है, और फिर उन्हें वॉर के लिए भेजा गया था। और फिर वहीं से ये चीज आई है टीचिंग में भी, कि पढ़ाने से पहले जो भी ग्रुप ऑफ टीचर्स होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं टीचिंग के लिए, तो उनमें से एक बंदा टीचर की तरह एक्ट करता है और बाकी सभी जो होते हैं वो स्टूडेंट की तरह एक्ट करते हैं, और एक एक करके हर एक की टर्न आती है। तो इसमें भी लिमिटेशन नहीं होती है। प्रैक्टिकल होएगी ना, उसमें आपके साथ यही काम होना है सारा। आप वन वन सारे बच्चे बोर्ड पे आओगे, पढ़ाओगे, बाकी आपके क्लासमेट आपको बैठ के देखेंगे। या फिर जो भी आप टीचर बने, आपकी ट्रेनिंग लगती है, 4 मंथ्स की ट्रेनिंग आती है आपकी सेकेंड ईयर में, तो वह है आपका इसका सिमुलेशन टीचिंग का ही एग्जाम्पल है। ओके मैम, आगे हम सेकंड ईयर में जब जाएंगे तब ट्रेनिंग होगी। हाँ जी, सेकेंड ईयर में होगी। तो मैम उसमें पढ़ाना क्या होता है, मतलब बुक में से ही कुछ भी अपने से लेके पढ़ना पड़ेगा? अरे भाई एक बार ना ये सिमुलेशन टीचिंग कंप्लीट करने दो, उसके बाद बताते हैं, नहीं तो ना हम इसको छोड़ के ना उस पे ट्रेनिंग में पहुंच जाएंगे हम। जी मैम। और ये हर बार होता है हमारे साथ। फिर ये टॉपिक ना कंप्लीट हो जाएगा हमारा स्ट्रेटेजी वाला। तो मेरे को ये बताओ, समझ में आया? जी मैम, इसमें तो घुमा फिरा के दिया है बालाजी वाले बुक में, जो आप सीधा सीधा बता दी वो समझ में आ गया। हाँ जी, नहीं इंग्लिश वाली बुक में भी अच्छा दे रखा है जो अभी बताया ना इसने। जी मैम, समझ में आया बेटा इसका मीनिंग? इसका मीनिंग क्लियर करो, उसके बाद आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है। उसके बाद आपकी इसमें दे रखी है आपकी लिमिटेशन, आपकी विशेषताओं के बाद हाँ इसके उपयोग दे रखे हैं, और इसकी क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो भाई, एक बिल्कुल सिंपल मेथड है ये। इस मेथड का उपयोग जो हमारे प्यूपल टीचर है वह क्लास टीचिंग प्रारंभ करने से पहले प्रैक्टिस के तौर पर किया जाता है। ठीक है, ये बात, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्लास के अंदर एक्टिविटी करते हैं, टीचर एवं स्टूडेंट दोनों मिलकर भाग लेते हैं। इस प्रकार के सिचुएशन को समझने के लिए एक इनफॉर्मल और कॉर्पोरेट यहाँ पर अप्रोच का यूज किया गया है। छात्र अध्यापक को फीडबैक प्रदान किया जाता है। ठीक है, फीडबैक दी जाती है, कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया। जो प्यूपल टीचर है उसके बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज किए जाते हैं। इस विधि का प्रयोग रिसर्च में भी किया जाता है। इस मेथड द्वारा जितने भी हमारे प्यूपल टीचर हैं उसमें टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब ये मेथड आपके ऊपर यूज होता है। ये इसकी क्या बता दी है, विशेषताएं बता दी। अब इसमें देखो लक्ष्मी बुक में दिया गया प्रोसीजर ऑफ, क्या क्या प्रोसीजर अपनाते हैं हम सिमुलेटेड टीचिंग के लिए। सबसे पहले टू असाइन द रोल असाइन करते हैं, सिलेक्ट द स्किल्स एंड टॉपिक, असाइनमेंट ऑफ वर्क शेड्यूल, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन टेक्निक, ऑर्गेनाइज्ड
ऑफ प्रैक्टिस सेशन एंड प्रोवाइडिंग मैस्टरी ओवर टीचिंग स्किल्स। सबसे पहले तो टू असाइन द रोल। अब देखो आपकी जैसे प्रैक्टिकल होती है, आपको रोल असाइन कर दिया, आपको क्या रोल असाइन देगी भाई, आपको यहाँ बोर्ड के पास आके आपको पढ़ा के जाना है 10-15 मिनट, ठीक है, रोल दे दिया मैंने। फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ स्किल ऑफ टॉपिक का चयन किया जाता है। आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे, वो उसके ऊपर आपको क्या करना है, टीच करना है। या आप लोगों से पूछ लिया जाता है भाई जो आप अच्छा टॉपिक करके आए हो उसके ऊपर आप हमें पढ़ा के दिखा दो। उसके बाद क्या है आपका असाइनमेंट ऑफ वर्क शेड्यूल, कार्यक्रम या क्रम का निर्धारण कर लेना। उसमें आप देखोगे कि मुझे किस तरीके से जो मेरा टॉपिक है किस लैब में और किस स्टेप टू स्टेप मुझे बच्चों को समझाना है। उसके बाद जो आपके यहाँ पर जितने भी आपके प्रैक्टिकल लेने वाले बैठे होंगे, जितने भी आपकी क्लास के बच्चे बैठे होंगे, तो वो क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड इवेल्युएशन, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे और इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन सेशन है, प्रैक्टिस है, वो कंप्लीट। और उसके बाद क्या है, आप जैसे जैसे हर बार पहली बार आपको लगता है कि आप डर जाओगे, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, लेकिन जब आप दूसरी बार तीसरी बार 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 वो काम करोगे तो आप उसमें क्या है, मैस्टरी लर्निंग, यानी कि आप उस चीज में क्या है, निपुण हो जाओगे टीचिंग स्किल्स में, ठीक है। अब आप क्या है, एकदम से खड़ा कर दिया जाए आप घबरा जाते हो, लेकिन जब अगर आप यही चीज ट्रेनिंग के दौरान आप खुद स्कूलों में जाकर पढ़ा के आते हो तो वो जो डर है वो खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? ये सिर्फ झूठी तो हाँ नहीं भर रहे हो ना? नहीं मैम। मैं ज्यादा हरियाणवी तो नहीं बोल रही हूँ ना तुम लोगों के साथ, कि मेरी टोन आती है बीच में। अब देखिए भाई, ये थी आपकी स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। कल जो मैंने बीच में छोड़ा था मॉडल ऑफ टीचिंग वो करवाऊंगी, मैस्टरी लर्निंग मॉडल करवाऊंगी कल। अगर दूसरा भी हो गया इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, यानी कि जो भी मॉडल हो जाएगा उसको मैं कंप्लीट करूंगी। तो इसका जो सेकंड पार्ट था स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, सिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, बस इतना ही आपको करना है। अगर किसी में इससे ज्यादा देर की है तो उसको डिलीट कर देना, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब बोलो मुझे किसको क्या प्रॉब्लम थी आज की पढ़ाई में? एक मिनट में बोलूं पहले, आज की पढ़ाई में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मैम। नो मैम। अब बोलो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी? मैम आप स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, मैंने ना क्लास लेट ज्वाइन किया था, प्लीज आप वो बता दो। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे थे आप लोग, वो प्लीज दोबारा शॉर्ट में बता दो, क्योंकि मैंने क्लास में उस टाइम तो मैंने किया ही ना, नहीं प्रैक्टिकल। ये बच्चे पूछ रहे थे कि मैं प्रैक्टिकल कब होंगे, तो प्रैक्टिकल बेटा आपके मान लो जुलाई में एग्जाम है तो वो जून में भी ले सकते हैं और मे भी वो अगस्त में भी ले सकते हैं। मतलब आपके एग्जाम से इसकी डेट फिक्स नहीं होती, आपके एग्जाम से पहले भी दे सकते हैं और एग्जाम के बाद में भी दे सकते हैं। और एक बच्चा पूछ रहा था असाइनमेंट के बारे में पूछ रहा था, बाकी तो प्रैक्टिकल के साथ ही सबमिट होते हैं आपके असाइनमेंट भी। तो उसकी प्रोसीजर मुझे समझ में नहीं आई, वो पता नहीं कैसे डाक के द्वारा कहाँ भेज रहा था, वो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। अब ना मुझे ना इतने दिन हो गए आप लोगों को पढ़ाते हो, 1 बाय 1 अपना फेस तो दिखा दो, मुझे पता तो लग जाए मेरे बच्चे कौन से हैं। मैम मेकअप करके मैम मेकअप करके दिखाएंगे। ऐसे जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे, मेकअप कैमरा को ऑफ करके। हाँ भाई ये बात तो मेकअप मैम आप बोल स्टूडेंट तो ऐसे ही मैम होते हैं। मैम जब ट्रेनिंग होगी तो आप बोल रही थी कि सारे बच्चे बैठे होंगे और हमको पढ़ाना पड़ेगा, तो मतलब इसी बुक से पढ़ाना होगा? मतलब कोई बुक लेके पढ़ाना होगा ना? जो आपका सब्जेक्ट है, मान लो कोई बच्चा, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं ना बेटा, जी मैम। आपका टीचिंग सब्जेक्ट बताओ मुझे क्या है, एक बच्चा बता दो कौन सा है टीचिंग सब्जेक्ट। मैम मान ले रहा है कोई बच्चा इंग्लिश लिया है, कोई हिंदी है, कोई संस्कृत है। बस चुप हो जाओ। अब 2 सब्जेक्ट है, मान लो
कॉमर्स वाले बच्चों को मैं बता रही हूँ, एक कॉमर्स होता है, दूसरा उनका इकोनॉमिक्स होता है। दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर मान लो आपको वो कुछ भी टॉपिक दे दे या फिर आपको बोल दे भाई जो टॉपिक आप तैयार करके लाए हो वो टॉपिक पढ़ा दो। और ये जो मैम जो टीचिंग वाला जो काम होता है ना वो फर्स्ट ईयर में नहीं होएगा आपका, वो सेकंड ईयर में होएगा। मैम सेकंड मान ईयर ले में रहे हैं कि कोई स्टूडेंट अगर संस्कृत से कर रहा हो तो उसके लिए तो मतलब संस्कृत ही पढ़ाना पड़ेगा ना सारे बच्चों को। हाँ जी, आपको कोई भी 10वीं तक का कोई भी संस्कृत का टॉपिक करवाना है जैसे बोर्ड पे 10-15 मिनट, और ये आपका फर्स्ट ईयर में नहीं है। फर्स्ट ईयर में जो आपकी 4 फाइलें हैं सिर्फ उन्हीं में से जो आप बनाओगे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे वो। फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में जैसे अब तक आपने वाइवा दिया होगा ना, वाइवा नहीं तो आप ये लगा लो 10वीं में 12वीं में प्रैक्टिकल तो दिए है ना आपने, साइंस का भी प्रैक्टिकल दिया होगा, ऐसे ही जी प्रैक्टिकल मैम। होंगे आपकी फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड ईयर में मैम जब हम लोग जाएंगे तो ट्रेनिंग जो बोल रही हैं आप तो ऑफलाइन होगा, कॉलेज आना पड़ेगा? वो बेटा ट्रेनिंग तुम लोगों की अपने आप एडजस्ट करा देंगे, आपके जो नीतू मैम है वो आगे बता देंगे। लेकिन सिर्फ सिमुलेशन में ये कि जो आपकी प्रैक्टिकल होएगी ना तब सेकंड ईयर की, तब वो आपसे पढ़वाएंगे यहाँ पे। अच्छा और ट्रेनिंग है भाई, अगर कोई ऑफलाइन करना चाहता है तो बच्चा कर सकता है अपनी स्कूल से ट्रेनिंग। मैम एग्जाम कंफर्म है जुलाई में होंगे? हाँ जी, क्यों कहीं जाने का प्लान है क्या? नहीं मैम। मेरे ना पिछले से पिछले साल वो उस लड़की को बड़ा रहता था, मैम एग्जाम बता दो उसी टाइम होएंगे ना। मैं कहा हाँ बेटा। बोली नहीं मैडम मेरे हस्बैंड की जॉब वहाँ है ना तो हमें वहाँ छुट्टियों में जाना है। मुझे बेटा मुझसे भूल गया। ये अरे भाई पुनः मुस्कान से बात करनी है, मुस्कान है क्लास में? मुस्कान तो पता नहीं। आई तो थी, स्टार्टिंग में तो थी वो क्लास में। ओ भाई होम सेंटर नहीं, हमारे यहीं पे पेपर देने आना पड़ेगा तुझे। अब तुम कोई कहीं का कोई कहीं का, अब हमारे हरियाणा में एमडी के पेपर हैं तो चलो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाय। मुस्कान तो नहीं है मैम लग रहा है, क्या बात करनी। नहीं वो मुझसे ना कुछ टॉपिक पूछ रही थी मेरे यूट्यूब चैनल पे, फिर मैं उससे आज यही पूछ रही थी मगर बेटा क्या समझ में नहीं आया। अच्छा हाँ इसीलिए मैं उसको पूछ रही थी। जिसका आपने फोटो लगाया था मैम अपने चैनल पे, मैंने किसका साथ फोटो में कुछ मतलब साथ में कुछ शॉर्ट डाला था, एक हाँ लड़की साथ थी जब हाँ 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 वो मैं हल्दी के प्रोग्राम में गई थी ना उस दिन परसों। चलो ठीक है बेटा बाय। बाय मैम। प्रैक्टिकल का तो मैम बाय। कैसे बनेगी तुम्हारी? क्या बोल रहे हो मैम? मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिकल का पता लग गया ना कैसे बनेगी और कौन कौन सी बनेगी? जी मैम देख लिया था आपके चैनल पे। नहीं मैम मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा है मैम। मैम ठीक के है, चैनल पे जाके देख लो। जिसने नहीं देखा वो देख लेना। मैंने चारों प्रैक्टिकल के नाम बताए आपको और कैसे फाइल बनेगी वो भी बताया है। मैम क्या नाम अच्छा था? हेलो मैम, चैनल का नाम प्लीज बताना एक बार। अरे भाई मैं हर बार बताती हूँ तुम्हें, देख मैं लिख दे रही हूँ। मैम इसका फुल फॉर्म बताइए। अरे भाई आर फॉर मेरा बेटा है ऐसे ही प्रियांश, डाल। और ए फॉर मेरे देवर की बेटी है आयन, बी फॉर मेरी बेटी है भाविका।
कर दूं अभी रेज? जी मैम। चलो ठीक है बच्चे, अब आपको ना ये चारों के पांचों टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है? यस मैम। एक बार फिर से पढ़ लेना, बिल्कुल इजी टॉपिक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसमें से। जी ठीक है बेटे, ओके, ठीक है बाय। मैम, बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटे, बाय।